Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Friends, before we begin, I must tell you कि लास्ट एडिशन में ये कहा गया था कि सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर रिवीजन सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट एडिशन एंड टू दैट इफेक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू कि दैट सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट एडिशन एंड इट विल बी फिनिश्ड वेल बिफोर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. सो स्टे ट्यून्ड. फ्रेंड्स, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के बीच हुए एक जॉइंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज से. हालांकि ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑपरेशन टाइगर ट्रायम्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी आर कवरिंग इट एंड यू मस्ट हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट इट. तो फ्रेंड्स, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के बीच एक बायलेटरल ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हुई है. इस बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम है ऑपरेशन टाइगर ट्रायम्फ और दोनों कंट्रीज की नेवी के बीच हुई ये बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है काकीनाडा नेवल बेस में. और ये एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज की नेवी को प्रिपेयर करती हैं ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेट कर सकें इन केस देयर इज अ सिचुएशन विच रिक्वायर्स कोऑपरेशन अमंग द नेवीज ऑफ बोथ कंट्रीज. फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक समय पर ऐसी जॉइंट एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा जाता था, पर अब फिलहाल जो ट्रेंड है यूपीएससी इस तरीके के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है. बट स्टिल you should be aware of all major bilateral exercises in which India participate with other countries. For example, Malabar exercise, Pitch Black exercise, exercise Indra वगैरह. ये सभी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से. इसका कॉन्टेक्स्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, जिसको एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है. तो फ्रेंड्स, यूनियन होम मिनिस्ट्री विच आई होप यू नो एडमिनिस्ट्रेट्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इंडिया में ऑपरेट कर रहे एनजीओज के लिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो एनजीओज बाहर से फंड रिसीव करते हैं और जिसके लिए उनको एफसीआरए लाइसेंस की जरूरत मैंडेटरी है, तो ऐसे एनजीओज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनके एफसीआरए लाइसेंस की वैलिडिटी को और एक्सटेंड कर दिया है. द वैलिडिटी ऑफ देयर लाइसेंस हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल जून 30th. फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2020 से लेकर अब तक ऐसी ये एक्सटेंशंस 9 बार कर चुकी है. अब ये इवेंट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस इवेंट में जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976. अपने एडिशंस में हम पहले काफी बार एफसीआरए की बात कर चुके हैं, बट सिंस लेटली हमने इस पर बात नहीं की है, तो इसलिए एक बार फिर से इस पर ब्रीफली बात करते हैं. तो फ्रेंड्स, एफसीआरए की लेजिस्लेशन है, एज यू कैन गेस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, और इसकी मिनिस्ट्री है, एज वी हैव मेंशन्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो फिलहाल हम सिर्फ ये बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की जरूरत क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफसीआरए. तो फ्रेंड्स, एफसीआरए regulates foreign donations that are being made to NGOs that are operating in India. और एफसीआरए में ये इंश्योर किया जाता है कि ऐसी डोनेशन से इंडिया में ऑपरेट कर रहे एनजीओस को जो बाहर से पैसा भेजा जाता है, वो डोनेशन ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हों. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कोई एनजीओ है जो पंजाब में बेस्ड है और जो बाहर की कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूनाइटेड स्टेट्स से, ऐसा तो नहीं है कि वो पंजाब बेस्ड एनजीओ इन कंट्री से फंडिंग ले रहा हो और वो इंडिया में खालिस्तानी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा हो. तो एफसीआरए से ये ही इंश्योर किया जाता है कि कोई भी एनजीओ ऐसी तो नहीं है कि वो बाहर से फंडिंग ले रही हो और वो फंडिंग इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को वीक करने के लिए यूज की जा रही हो. फ्रेंड्स, एफसीआरए अप्लाइज टू ऑल एसोसिएशन, ग्रुप्स एंड एनजीओस which intend to receive funds from foreign sources. फ्रेंड्स, फिलहाल एफसीआरए की भी हमने बात ब्रीफ में की है. एफसीआरए की भी और सभी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, which you can access using the link in the description.
फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले इस ही की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको लॉन्च किया गया था लगभग 8 साल पहले, साल 2016 में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फ्रेंड्स एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के द्वारा। अगर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स को कुछ भी जरूरत होती है, किसी भी सामान की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल टेबल्स की, चेयर्स की, कंप्यूटर्स की, फैंस की, या किसी और अप्लायंसेस की, तो वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऐसे सामान को प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करेगा। वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे बताएगा, और फिर वहां पर अलग अलग सप्लायर्स देश के हर एक कोने से बिड करेंगे कि हम ये सामान सप्लाई कर सकते हैं, और फिर इस बेसिस पर कि सबसे सूटेबल सप्लायर कौन है, उसको फिर वो टेंडर दे दिया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस aims for transparent procurement for government buyers. It is contactless, paperless, cashless marketplace. तो अब बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, वो एक बार फिर से न्यूज में क्यों है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का प्लान है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के स्कोप को एक्सपैंड किया जाए। और अब तक जब इस प्लेटफॉर्म पर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को प्रोक्योर किया जाता था, अब इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर कंस्ट्रक्शन इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर दिया जाए। मतलब अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है, अपने ऑफिस को एक्सपैंड कराना चाहता है, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहता है, तो उस तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे दिए जा सकेंगे। ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव है कि ये टेंडरिंग प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट हो जाए। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है जिसने गवर्नमेंट की टेंडरिंग प्रोसेस को काफी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, ट्रांसपेरेंट बना दिया है, और इस प्रोसेस में करप्शन होने के स्कोप को काफी कम कर दिया है। इसी साल में GEM पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के टेंडर दिए जा चुके हैं। और अब अगर कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी जेम को यूज किया जाता है, तो फिर देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकेंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग फिर ऑनलाइन हो सकेगी। इनके पेमेंट्स भी माइलस्टोन लिंक्ड बेसिस पर हो सकेंगे, और ये पूरा प्रोसेस फिर और एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट और बेहतर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये न्यूज इवेंट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर वॉज अ टाइम जब इस जेम मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया था, उस समय पर इसके साथ साथ और बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च हुई थी। उस समय में ये सभी स्कीम्स इंपॉर्टेंट थी। अब ये सभी स्कीम्स पुरानी हो चुकी हैं, यूपीएससी का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, इसलिए आप इस न्यूज इवेंट पर अपने ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सपेंड ना करें। जस्ट हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट इट कि जेम मार्केट प्लेस क्या है, इसने किस तरीके से गवर्नमेंट के टेंडरिंग प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज किया है, वगैरह। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के कोर सेक्टर में हुई ग्रोथ और उससे रिलेटेड रिलीज किया गया डेटा। तो फ्रेंड्स, हर महीने की तरह इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्री की डेटा को रिलीज किया गया है, और फरवरी में इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई है 6.7%, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। इट इज अ 3-month हाई। फ्रेंड्स, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज एक मेजर इंडिकेटर है जिससे देश में हो रही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का पता चलता है इन द शॉर्ट टर्म। फ्रेंड्स, दिस इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की। तो फ्रेंड्स, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, इसको रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका रिलीज शेड्यूल है मंथली, मतलब इसको हर महीने रिलीज किया जाता है। और 8 कोर इंडस्ट्रीज, एज यू कैन गेस बाय द नेम, इट इज एन इंडेक्स which has values that are related to 8 major industries that form the core of India's industrial sector
वो 8 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं आपको आइडियली पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड मेमोराइज दिस 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज में जो 8 इंडस्ट्रीज हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील एंड सीमेंट। फ्रेंड्स, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड तो प्रिलिमिनरी 2015 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसकी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में हो रहा फिस्कल डेफिसिट। तो इस न्यूज इवेंट में बात की गई है कि जब जनवरी के महीने में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट था 64% ऑफ द रिवाइज्ड एस्टीमेट, जब गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया था और बोला था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इतना होगा, तो जब जनवरी के महीने में उस टारगेट के 64% फिस्कल डेफिसिट को रीच कर लिया गया था, फरवरी में यानी कि एक ही महीने में ये फिस्कल डेफिसिट 64% से बढ़कर 86.5% हो गया है। और इसका रीजन है आने वाले जनरल इलेक्शन। फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और ऐसे इलेक्शन ईयर में एक जनरल ट्रेंड रहता है कि गवर्नमेंट्स खुल के खर्चा करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, वेलफेयर स्कीम्स पर वगैरह पर, और इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। और ये ही हुआ है इस ही केस में। फ्रेंड्स, इस चल रहे फाइनेंशियल ईयर में फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया है 15 लाख करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। इट इज अ वेरी सिंपल इकोनॉमीज कंसेप्ट। व्हेन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर्स एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, इट रिजल्ट्स इन फिस्कल डेफिसिट। तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बट अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, इट मीन्स योर इकोनॉमी प्रिपरेशन इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक एंड यू शुड पे अटेंशन टू इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का किया गया अरेस्ट, और उस अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि किसी देश के इंटरनल मैटर के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है कि कोई और कंट्री इस तरीके के कमेंट्स ना करे। द अदर कंट्री मस्ट रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के ये स्टेटमेंट अनवारंटेड थे, मतलब उनकी कोई जरूरत नहीं थी, और वो स्टेटमेंट अनएक्सेप्टेबल भी थी, विच हैज इंटरफेयर्ड विद इंडियाज इलेक्टोरल एंड लीगल प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का एक बहुत अच्छा मित्र है, पर यूनाइटेड स्टेट्स का इंडिया में चल रहे एक इंटरनल मैटर पर कमेंट करना इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया। और फ्रेंड्स, इस तरीके के इवेंट फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, और जब भी ऐसे इवेंट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑलवेज रिप्लाइज बैक। आप भी इस न्यूज इवेंट को फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से समझें कि कहां तक इस तरीके के इवेंट्स पर कमेंट करना ठीक है और किस पॉइंट पर इस तरीके के इवेंट्स पर कमेंट करना वुड बी कंसीडर्ड एज इंटरफेयरिंग विद द कंट्रीज इंटरनल सोवरेनिटी एंड लीगल प्रोसेस। अब ये न्यूज इवेंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज समथिंग यू शुड हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट से, जिस रिपोर्ट में बात की गई है ग्लोबल लेवल पर होने वाले फूड वेस्टेज की। तो फ्रेंड्स, साल 2022 में ग्लोबल लेवल पर हर रोज 100 करोड़ मील्स को वेस्ट किया गया है। ग्लोबल हाउसहोल्ड्स हैव वेस्टेड ओवर 1 बिलियन मील्स पर डे इन द ईयर 2022। और ये सब हुआ है बावजूद कि दुनिया भर में देयर आर रफली 783 मिलियन पीपल विच फेस हंगर, और दुनिया भर की 1/3 ह्यूमैनिटी दे एक्सपीरियंस फूड इनसिक्योरिटी, जिनको ये ही नहीं पता कि उनको अगली मील मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जिस रिपोर्ट में ये बात की गई है उस रिपोर्ट का नाम है फूड वेस्ट एंड इंडेक्स रिपोर्ट 2024,
एंड एज वी सेड, इस रिपोर्ट की मेजर हाईलाइट है कि साल 2022 में हर रोज लगभग 1.5 बिलियन टन्स फूड वेस्ट जनरेट हुआ था। मतलब हर रोज लगभग 100 करोड़ टन फूड वेस्ट जनरेट हुआ है। और अगर इसका पर कैपिटा फूड वेस्टेज हिसाब लगाया जाए तो मतलब कि दुनिया की पूरे पॉपुलेशन में अगर ये हिसाब लगाया जाए कि हर एक इंसान ने कितना फूड वेस्ट किया है, तो वो वैल्यू होगी 132 किलोग्राम। मतलब एवरी ह्यूमन वेस्ट 132 किलोग्राम्स ऑफ फूड एवरी डे। और इस फूड वेस्टेज में 60% होता है एट द हाउस होल्ड लेवल, और फूड सर्विसेज इस वेस्टेज का रिस्पॉन्सिबल है 28%, और रिटेल लेवल पर यानी कि शॉप्स वगैरह जैसे लेवल पर ये वेस्टेज होता है 12%। फ्रेंड्स, रूरल एरियाज में ये फूड वेस्टेज का पैटर्न कम होता है कंपेयर टू द अर्बन एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में ये फूड वेस्टेज को यूज किया जाता है जिस तरीके से इस फूड वेस्टेज को दे दिया जाता है पेट्स को, लाइफ स्टॉक को, या फिर होम में कंपोस्ट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की। हालांकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी आर कवरिंग इट। इसको रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये वर्क करती है, इट इज फोकस्ड टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 which is related to food loss and waste. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, जिस कानून को पास किया गया था साल 2019 में, और जिसके रूल्स को जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है, एनफोर्स किया गया है इस साल। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज इवेंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से है और वो इस कानून में मेंशन 6 स्पेसिफाइड कम्युनिटीज में से किसी से भी बिलोंग करता है, वो 6 कम्युनिटीज है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। वो अगर इन 6 कम्युनिटीज से बिलोंग करता है इंडिया की इन 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से, तो वो अगर इंडिया में सिटीजनशिप चाहता है अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको इस प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, उस सर्टिफिकेट में ये प्रूव करने के लिए कि वो व्यक्ति इन 6 कम्युनिटीज में से किसी एक में बिलोंग करता है, वो सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है बाय एनी लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन या फिर प्रीस्ट्स, मतलब पुजारी के द्वारा। फ्रेंड्स, ये एक और न्यूज है जो रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में होने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और उसमें हुआ गिराव। तो फ्रेंड्स, इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीने में इंडिया में होने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया है बाय ऑलमोस्ट। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीने में इंडिया में जो एफडीआई हुआ है वो हुआ है $25.5 बिलियन। पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में होने वाले एफडीआई के इस फॉल को एट्रीब्यूट किया है ग्लोबली चल रहे एक ट्रेंड से, जिस ट्रेंड में ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट सभी डेवलपिंग कंट्रीज में ही इस एफडीआई के अमाउंट में कमी दिखी है, और जिसका रीजन है डेवलपिंग कंट्रीज में फिलहाल चल रहे इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से चल रही इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और वहां पर प्रेजेंट हायर इंटरेस्ट रेट्स। फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस एफडीआई में हुए गिराव के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि उसको उम्मीद है कि अभी आने वाले पीरियड में जब इन्फ्लेशन में कमी आ रही है और बोरोइंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट रेट्स में भी कमी आ रही है और फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबलाइज हो रही है, तो इन स्टेबल कंडीशन की वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री को उम्मीद है कि इंडिया में एफडीआई के लेवल फिर से इंप्रूव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एफडीआई में हो रहे इन गिराव के बावजूद भी इंडिया इज अमंग द टॉप 5 डेस्टिनेशंस फॉर ग्लोबल एफडीआईज फॉर ग्लोबल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब है नए प्रोजेक्ट्स। और इंडिया में होने वाले एफडीआईज के अगर सोर्सेज की बात करें तो इंडिया में होने वाले एफडीआईज का 70% सोर्स है नेदरलैंड्स, सिंगापुर, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मॉरिशस। फ्रेंड्स, ये न्यूज इवेंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट नहीं है। इससे रिलेटेड आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी में एफडीआई का क्या रोल है,
एफडीआई में हो रहा बढ़ाव या गिराव किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स या फिर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स वगैरह। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के मेजर सेक्टर्स में एफडीआई रिलेटेड पॉलिसीज क्या क्या हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज किया था और स्पेस सेक्टर में अब एफडीआई को 100% कर दिया गया है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है T+0 सेटलमेंट रिजीम। तो फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अनाउंस किया है कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड 25 स्टॉक्स के केस में, जिसमें इंक्लूडेड है बजाज ऑटो, भारत पेट्रोलियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, इनके केस में ये स्टॉक्स एलिजिबल होंगे एज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर सेम डे सेटलमेंट। फ्रेंड्स, फिलहाल इंडियन मार्केट्स ऑपरेट करती हैं T+1 सेटलमेंट साइकिल में। मतलब अगर आप आज ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड सेटल होगा, पूरे तरीके से कंक्लूड होगा एक दिन में। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड T+1 सेटलमेंट साइकिल। और T+0 सेटलमेंट साइकिल के केस में अगर आप आज ही कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आज ही के दिन में इंस्टेंटली पूरे तरीके से कंक्लूड हो जाएगी। और इस नई T+0 सेटलमेंट साइकिल का एम होता है ट्रांजैक्शनल रिस्क को कम से कम कर देना और मार्केट की एफिशिएंसी को काफी एनहांस कर देना। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट से, जिस रिपोर्ट में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो काफी वीक है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया में प्रेजेंट अनएम्प्लॉयड यूथ की अगर बात करें तो ऐसा यूथ जिसके पास सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन है, ऐसे यूथ के केस में जो ये एजुकेशन होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड है, ऐसे यूथ का नंबर साल 2000 में 35.2% था और वो साल 2022 में बढ़कर 65.7% हो गया है, विच इज अ रेडिकल इंक्रीज। फ्रेंड्स, इंडिया के अगर अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स की बात करें तो यंग पीपल, यूथ मेक्स अप ऑलमोस्ट 83% ऑफ इट। फ्रेंड्स, साल 2000 से अगर 2018 के बीच की बात करें, इस 18 साल के पीरियड में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्सन हुआ है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बेकार हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बेकार हुआ है। पर साल 2019 के बाद से इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली हैं। पर इंडिया की एम्प्लॉयमेंट का अगर लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखें तो कहा जा सकता है कि इंडिया में नॉन फार्म सेक्टर्स में, यानी कि आईटी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर वगैरह ऐसे सेक्टर्स में ग्रोथ रेट इनसफिशिएंट है और इंडिया के नॉन फार्म सेक्टर अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वो ऐसी पॉपुलेशन को जो एग्रीकल्चर से माइग्रेट होकर इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, ये सेक्टर ऐसे वर्कर्स को एब्जॉर्ब कर ले और इनको एम्प्लॉयमेंट दे दे। सो द ILO रिपोर्ट सेज दैट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड बट रेडिकली डिटोरियोरेटेड। फ्रेंड्स, अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं इन दो मेजर कंसेप्ट्स की कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप इनको अच्छे से समझ लें, अपने नोट्स में इंक्लूड कर दें, और अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर यू गेट दैट क्वेश्चन राइट। तो फ्रेंड्स, अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक वैल्यू है जिसको ऑब्टेन किया जाता है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स बाय द टोटल पॉपुलेशन। मतलब एक देश की पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो लेबर फोर्स का पार्ट हैं, जो लेबर फोर्स में इंक्लूडेड हैं, चाहे वो लोग एम्प्लॉयड हों या फिर वो काम ढूंढ रहे हों। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से वर्किंग एज पॉपुलेशन के प्रपोर्शन का अंदाजा मिलता है। अब बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की। वर्कर पॉपुलेशन मेजर करता है प्रपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड
मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का कौन सा प्रपोर्शन है जो एम्प्लॉयड है, जिसके पास काम है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से देश में एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स का अंदाजा मिलता है और इससे इकोनॉमिक कंडीशंस का भी पता चलता है। इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एक्चुअली एम्प्लॉयड। पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में वो लोग इंक्लूडेड नहीं होते जो काम ढूंढ रहे हैं, विच आर एक्टिवली सीकिंग वर्क, पर ये लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इंक्लूडेड होते हैं। फ्रेंड्स, आई एम्फसाइज अगेन कि आप LFPR और WPR को समझ लें और अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लें। फ्रेंड्स, इस तरीके के इवेंट से एक क्लोजली रिलेटेड क्वेश्चन प्रिलिमिनरी 2020 में पूछा भी गया था, जिसमें बात की गई थी 1991 में हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की और फिर उससे पड़े वर्कर प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट की, रूरल एरिया के वर्कफोर्स की, रूरल एरियाज में हुए नॉन फार्म इकोनॉमी के ग्रोथ की और ग्रोथ रेट की। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि इसकी डिफिकल्टी मॉडरेट थी। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस से और इंडियन गवर्नमेंट के डीप सी एक्सप्लोरेशन करने के प्लान से। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन मांगी है कि इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन दे दी जाए इंडियन ओशन में प्रेजेंट 2 मेजर सी एरियाज में एक्सप्लोरेशन करने की, टू एक्सप्लोर 2 वास्ट ट्रैक्ट्स इन द इंडियन ओशन सीबेड। इस रीजन में जो एक मेजर रीजन है वो है अफनासी निकितिन सी माउंट, जिसको AN सी माउंट से भी जाना जाता है। और ये अफनासी निकितिन सी माउंट एक रिच कोबाल्ट रीजन है। यहाँ पर कोबाल्ट मेटल रिचली प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, अब एक बार डेडिकेटेडली इस अफनासी निकितिन सी माउंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन दिस मैप, यहाँ पर इंडिया है और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंट है ये निकितिन सी माउंट। दिस सी माउंट इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द सेंट्रल इंडियन बेसिन, जो इंडिया के कोस्ट से लोकेटेड है रफली 3000 किलोमीटर्स। इसकी लेंथ है रफली 400 किलोमीटर और इसकी रेंज है लगभग 150 किलोमीटर। और इस सी माउंट में, इस रीजन में रिच डिपॉजिट प्रेजेंट है कोबाल्ट मेटल के, निकल मेटल के, मैंगनीज मेटल के और कॉपर मेटल के। और इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो अपने डीप सी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स की कहीं ना कहीं से शुरुआत करे। एंड दिस निकितिन सी माउंट इज अ वेरी गुड एरिया। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है फिलीपींस और चाइना के बीच साउथ चाइना सी में और खासकर स्प्रैटली आइलैंड में चल रही डिस्प्यूट और इंडियन गवर्नमेंट का इस डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में दी गई स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने फिलीपींस और चाइना के बीच चल रहे साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया है टुवर्ड्स फिलीपींस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो इस समय फिलीपींस में हैं, उन्होंने बोला है कि हम फिलीपींस के साथ हैं, हम फिलीपींस की सोवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि सभी कंट्रीज को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर बोलते हैं कि सभी कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि चाइना के इस रीजन में जो एक्शन है, चाइना जो वहां पर प्रेजेंट और कंट्रीज पर अटैक कर रहा है, वो गलत है। फ्रेंड्स, हम अपने न्यूज एडिशन में रेगुलरली इन इवेंट्स को कवर करते आ रहे हैं और हम काफी बार अपने न्यूज इवेंट्स में ये कवर कर चुके हैं कि फिलीपींस और चाइना की नेवीज के बीच साउथ चाइना सी में, especially in the Spratly Island and especially in the second Thomas Shoal, काफी ज्यादा कन्फ्रंटेशन बढ़ गई है। एंड आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड कि इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जो मेजर जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, आपको उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि स्प्रैटली आइलैंड, सेकेंड थॉमस शोल और साउथ चाइना सी में प्रेजेंट मेजर जियोग्राफिकल लोकेशन। फ्रेंड्स, इस इवेंट से ही रिलेटेड क्या आपको पता है कि इंडिया इज सेलिंग BrahMos missiles to Philippines country, which is a major achievement of India's defense industry। और इंडिया का फिलीपींस को BrahMos मिसाइल की सेल करना, this event is been closely watched by Beijing। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से
इसका कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा रिलीज किए गए नए पायलट नॉर्म्स, पायलट्स के लिए नए रूल्स, ताकि पायलट्स को और रेस्ट मिल सके और इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री और सेफ हो सके। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये डिक्लेयर किया था कि 1 जून की डेडलाइन है और इंडिया में ऑपरेट कर रहे सभी एयरलाइंस के पास 1 जून तक का समय है कि वो इन नई ड्यूटी नॉर्म्स को अप्लाई कर दें। पर एयरलाइंस का इन नई नॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलना था कि इन नए रूल्स को अप्लाई करने का जो उनको समय दिया गया है, ये समय काफी कम है और इन नए रूल्स को अप्लाई करने के लिए इन एयरलाइंस के लिए जरूरी होगा कि वो नए पायलट्स को हायर करें, और अगर उनको एडिक्वेट समय नहीं दिया जाता तो इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, काफी सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो सकती हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिया की एयरलाइंस के इस रिक्वेस्ट को मानते हुए इस जून 1 की डेडलाइन को और एक्सटेंड कर दिया है। फ्रेंड्स, इन नए रूल्स में पायलट्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि उन पायलट्स को जरूरी है कि एक हफ्ते में 48 घंटे का रेस्ट समय तो जरूर मिले। ये 48 घंटे का रेस्ट आवर इन 1 वीक इन नए रूल से पहले था केवल 36 घंटे। फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, we'll keep following them. Now that's all for today, friends. See you in the next edition. Goodbye.